नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड़, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक के विचारों पर चर्चा कर रहे थे, और वो हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के कुछ बुनियादी सैद्धांतिक जो मान्यताएं थी, धारणाएं थी, उन पर हमने चर्चा की। उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति पर चर्चा की, और उनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसका अध्ययन किया। आज हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, आर्थिक नियतिवाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जो पिछला सिद्धांत हमने पढ़ा और उसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का हमने अध्ययन किया, तो वो द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा किस तरह से समाज का विकास और परिवर्तन हो रहा है, उसको मार्क्स ने समझाने की कोशिश की है। तो उस पद्धति के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। उसके 3 पक्ष हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एब्सलूट को प्राप्त ना कर लिया जाए। और ये पद्धति मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की है। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इसको हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत को जो विकास है उसके साथ प्रयुक्त करना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। अर्थात मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है कि जो इतिहास को कुछ विशेष महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मानते हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। किसी भी राजनीतिक संगठन, न्यायिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ के आर्थिक ढांचे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये उनका एक सूत्र भी है, आधार और अधिरचना का। उसके आधार पर हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो उसमें पिछला जो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत था, वो मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो उनका दूसरा सिद्धांत है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत के रूप में है। जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका एम्पेरिकल बेसिस यानी अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। और इस सिद्धांत में मार्क्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं, और वो राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक संबंधों का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आर्थिक संबंधों की जहाँ तक बात करें तो उसमें ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों में बंधकर स्त्री पुरुष अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। अर्थात सीधे सरल शब्दों में कहें तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण की व्यवस्था करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व अर्थात वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, उत्पादन प्रणाली की भूमिका सबसे प्रमुख होती है, प्रधान होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य कोई तत्व जैसे कानून है, धर्म है, साहित्य है, कला, विज्ञान, संस्कृति, इनकी समाज की प्रगति में कोई भूमिका नहीं होती। मतलब ये है कि अन्य सब तत्वों की भूमिका आर्थिक तत्वों के साथ जुड़ी रहती है,
वो उसके साथ आश्रित के रूप में सक्रिय रहते हैं। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध वो बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हाथ की चक्की से उत्पादन होता था तो सामंत अस्तित्व में आता है, और जो उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है तो पूंजीपति उद्योगपति का उद्भव होता है। जब भौतिक उत्पादन प्रणाली के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के अनुरूप उस व्यवस्था के कानून कायदे और दूसरे सिद्धांतों की स्थापना होती है। मार्क्स ने जो उनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें लिखा है कि बुर्जुआ या मध्य वर्ग के उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज के संपूर्ण स्वरूप को बदल दिया है इस बुर्जुआ वर्ग ने। सामाजिक इतिहास से पर जोर देते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए मार्क्स ने लिखा है कि तकनीकी विकास के फलस्वरूप सबसे पहले उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है, फिर सामाजिक संबंध भी उसके अनुरूप ही उनमें परिवर्तन हो जाता है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उसकी व्याख्या के लिए मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया कि आधार और अधिरचना, इसको समझना जरूरी है। बेस और सुपरस्ट्रक्चर, भवन निर्माण से मिलते जुलते इस रूपक के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली जो है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, या समाज की आर्थिक संरचना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, को समाज का आधार या नींव कहा जाता है। उसको बेस या फाउंडेशन उसको कहते हैं। और समाज के कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना के विविध जो अभिव्यक्तियां होती हैं, उनको अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि सब ये अधिरचना के हिस्से हैं। और इस तर्क के अनुसार सामाजिक विकास के दौरान उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन होते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप अधिरचना के सब हिस्सों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इस प्रस्तुत डायग्राम के आधार पर अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी, आधार और अधिरचना इन पे टिकी है। आधार में उत्पादन प्रणाली है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस उत्पादन प्रणाली में दो बातों का संकेत मिलता है कि उत्पादन के तरीके का तकनीकी स्वरूप क्या है, यानी उत्पादन हाथ से हो रहा है, हस्तशिल्प से या कृषिकीय या औद्योगिक तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात है कि उत्पादन किस तरह की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, कि क्या वो दास प्रथा है या सामंती व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था है या समाजवादी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था उत्पादन के साधनों पर किसका प्रभुत्व है, स्वामित्व है, उससे निर्धारित होती है। और स्वयं उत्पादन प्रणाली का जो निर्माण है, उसमें भी दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक तो उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध। इसमें उत्पादन के जो साधन हैं, उपकरण, यंत्र, ये सब आएंगे। और दूसरा श्रम शक्ति, यानी उत्पादन करने वाले मनुष्यों का क्या ज्ञान है, क्या अनुभव है और कैसी उनमें क्षमता का क्या स्तर है। दूसरी तरफ उत्पादन के संबंध, इस बात का संकेत मिलता है इससे कि उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य किन संबंधों से बंध कर रहते हैं। और ये संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों का होल्ड रखता है, स्वामी है।
और इसलिए ये प्रभुत्वशाली वर्ग है। और कौन सा वर्ग वंचित होने के कारण पराधीन वर्ग की स्थिति में डिपेंडेंट क्लास में आ जाता है। तो इस तरह रिलेशन होते हैं स्वामी दास के, जमींदार किसान के और पूंजीपति कामगार या सरवार वर्ग के बीच में एक परस्पर जो संबंध है उत्पादन संबंधों के उदाहरण हैं। और इतिहास के भिन्न भिन्न युगों में ये जो उत्पादन के संबंध है भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक के फॉर्मेशन को, सोशल फॉर्मेशन को ये जन्म देते हैं। और इनमें साधारणतः दास प्रथा समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज के रूप में इनकी पहचान होती है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आधार में आ जाते हैं, उसमें उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध। उत्पादन की शक्तियों में आ जाएगा उत्पादन के साधन क्या हैं और श्रम शक्ति किस प्रकार की है। उत्पादन के जो संबंध हैं उसमें किस प्रकार की सोसाइटी है, यानी सोशल फॉर्मेशन किस प्रकार का है, दास प्रथा वाला है, सामंती समाज है या पूंजीवादी समाज है। और फिर इस सोसाइटी में वर्ग विभाजन किस प्रकार का है, अर्थात स्वामी दास का, जमींदार किसान का, पूंजीपति कामगार वर्ग का। और दूसरी तरफ इसी डायग्राम में हम देख रहे हैं अधिरचना, सुपरस्ट्रक्चर, उसमें कानूनी राजनीतिक संरचना, धर्म, नैतिक आदर्श, आर्थिक प्रथाएं, साहित्य, कला, संस्कृति इत्यादि ये सुपरस्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। तो मार्क्स का बुनियादी मत यह है कि जब आधार में परिवर्तन होगा तो अधिरचना उसके अनुरूप परिवर्तन उसमें आ जाएगा, बदल जाएगा। जब हाथ की चक्की चलती थी तो सामंत अस्तित्व में आया, जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीपति उद्योगपति का आविर्भाव हुआ। तो ये मार्क्स का एक बुनियादी सूत्र है। दूसरा जो उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति है, पिछले लेक्चर में हमने उस पर चर्चा की थी कि जो भी विकास हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो उत्पादन, जो भी सामाजिक विकास की प्रक्रिया चल रही है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से होती है। और उसके 3 पक्ष हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद, जिस पे हमने पहले चर्चा की। तो मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का बुनियादी तत्व यही है कि जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी विकास होते हैं, वो उनके पीछे आर्थिक कारण, आर्थिक कारक मौजूद होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरा सूत्र है उनका आधार और अधिरचना का, जो इस डायग्राम के द्वारा हमने उसको समझा है। अब इसी आधार पर मार्क्स ने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से परिवर्तन की प्रक्रिया चली। तो मानवीय इतिहास के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की है मार्क्स ने, जिसमें आदिम साम्यवादी अवस्था है, दूसरी दास अवस्था है, तीसरी सामंती अवस्था है, चौथी पूंजीवादी अवस्था है और 5वीं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की अवस्था, जिसको समाजवादी अवस्था कहा जाता है, और छठी है साम्यवादी अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं मार्क्स देख चुके थे और 2 की वो कल्पना करते हैं और मजदूरों का आह्वान करके बताते हैं कि किस तरह से साम्यवादी अवस्था की प्राप्ति होगी और वो वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज की स्थापना किस प्रकार से होगी। धन्यवाद।